नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा कहानियां में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रेम की परिभाषा क्या है? क्या प्रेम का मतलब सिर्फ साथ रहना, कस्में खाना और एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना है? या फिर प्रेम वो है जहां इंसान अपने प्यार की खुशी के लिए, उसकी सफलता के लिए खुद को खामोशी से जला देता है और उफ तक नहीं करता? हम अक्सर रिश्तों को उसी तराजू में तौलते हैं जो हमें सामने दिखाई देता है, लेकिन कभी-कभी उस दिखाई देने वाले सच के पीछे एक ऐसा दर्द, एक ऐसा त्याग छिपा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की कहानी एक ऐसे ही मौन बलिदान की है, एक ऐसे पति की कहानी जिसे पूरे समाज ने, यहाँ तक कि उसकी अपनी पत्नी ने भी एक जाहिल, स्वार्थी और धोखेबाज इंसान समझा। लेकिन जब 7 साल बाद सच्चाई की चादर हटी तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और इंसानियत फूट फूट कर रो पड़ी। यह कहानी है बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव रतनपुर की। रतनपुर में एक बेहद सीधा साधा और मेहनती नौजवान रहता था जिसका नाम था कैलाश। कैलाश के पास थोड़ी सी पुश्तैनी खेती थी और एक कच्चा पक्का मकान था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ जाने के कारण कैलाश ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन उसके संस्कार बहुत ऊंचे थे। उसकी शादी पास के ही गांव की एक अनाथ लड़की मीरा से हुई थी। मीरा दिखने में जितनी साधारण थी, पढ़ाई लिखाई में उतनी ही तेज थी। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर कलेक्टर बने ताकि वो अपने जैसे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर सके। शादी के बाद जब कैलाश को मीरा के इस सपने का पता चला तो उसने अपनी पत्नी के इस सपने को अपना सपना बना लिया। उसने दिन रात एक कर दिया। मीरा को गांव के छोटे मोटे कामों से दूर रखकर उसने मीरा का दाखिला शहर के एक बड़े कोचिंग सेंटर में करा दिया। लेकिन शहर की पढ़ाई, किताबें और रहने का खर्च बहुत ज्यादा था। कैलाश की छोटी सी खेती से यह सब पूरा नहीं हो पा रहा था। मीरा की पढ़ाई न रुके, इसके लिए कैलाश ने गांव के सबसे बड़े और क्रूर साहूकार सेठ धनीराम से कर्ज लेना शुरू कर दिया। धनीराम का ब्याज इतना ज्यादा होता था कि मूल रकम से ज्यादा तो ब्याज बन जाता था, लेकिन कैलाश को परवाह नहीं थी। वो बस अपनी मीरा को एक बड़ी अफसर बनते देखना चाहता था। मीरा ने दिन रात पढ़ाई की और पहले ही प्रयास में सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली। अब उसे मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली जाना था। इसके लिए और पैसों की जरूरत थी। कैलाश ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बची खुची जमीन भी सेठ धनीराम के पास गिरवी रख दी और मीरा को दिल्ली भेज दिया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। दिल्ली जाने के 6 महीने बाद जब मीरा दिवाली की छुट्टियों में गांव लौटी तो कैलाश का व्यवहार पूरी तरह बदला हुआ था। जो कैलाश अपनी पत्नी को पलकों पर बिठाकर रखता था, वो अचानक क्रूर हो गया था। उसने मीरा का सामान घर से बाहर फेंक दिया और पूरे गांव के सामने उसे जलील किया। बहुत शौक है ना तुझे अफसर बनने का? जा बन जा अफसर। मैं एक अनपढ़ गंवार हूं और तू ठहरी शहर की मेम साहब। हमारा कोई मेल नहीं है। मैंने तेरी पढ़ाई पर बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मुझे तुझ जैसी महत्वाकांक्षी औरत अपने घर में नहीं चाहिए। ये रहे तलाक के कागज, इन पर दस्तखत कर और निकल जा मेरी जिंदगी से। मीरा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। उसने कैलाश के पैर पकड़े और कहा, कैलाश, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या गलती की है? मुझे नहीं बनना कोई अफसर। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे अपने घर से मत निकालो। लेकिन कैलाश का दिल जैसे पत्थर का हो गया था। उसने मीरा को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। हार कर टूटे हुए दिल और आंसुओं के साथ मीरा ने तलाक के कागजों पर दस्तखत किए और हमेशा के लिए रतनपुर गांव छोड़कर चली गई। गांव वालों ने कैलाश को बहुत कोसा। सबने कहा कि कैलाश एक नंबर का बेवकूफ और जाहिल इंसान है जिसने एक होनहार पत्नी को घर से निकाल दिया। इस घटना को 7 साल बीत गए। इन 7 सालों में रतनपुर गांव की तस्वीर तो नहीं बदली, लेकिन कैलाश की हालत बद से बदतर हो गई। सेठ धनीराम का कर्ज चुकाते चुकाते कैलाश की कमर टूट गई थी। वो गांव के बाहर एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। उसके बाल पक गए थे, शरीर सूख कर कांटा हो गया था और उसे एक भयंकर खांसी की बीमारी ने जकड़ लिया था। लेकिन फिर भी सेठ धनीराम का कर्ज चुकता नहीं हुआ था। आज का दिन रत्नपुर गांव के लिए बहुत बड़ा तमाशा लेकर आया था। सेठ धनीराम आज कैलाश के उस कच्चे पक्के मकान की नीलामी करने वाला था। गांव की चौपाल पर भीड़ जमा थी।
मई की चिलचिलाती धूप में कैलाश फटे कपड़ों में सिर झुकाए जमीन पर बैठा था और जोर जोर से खांस रहा था। सेठ धनीराम अपनी मूंछों पर ताव देते हुए चिल्लाया, अरे ओ गांव वालों, इस कैलाश ने मुझसे जो पैसे लिए थे वो ब्याज समेत 20 लाख रुपए हो गए हैं। ये कंगाल तो अब ये जन्म क्या, सातों जन्म में मेरे पैसे नहीं दे सकता, इसलिए आज से इसका ये पुश्तैनी मकान और इसके बर्तन भांडे सब मेरे हो गए। ऐ लड़कों, निकालो इस भिखारी को इसके घर से बाहर। गांव वाले तमाशा देख रहे थे, कोई कैलाश की मदद के लिए आगे नहीं आया। कैलाश की आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। उसका घर, उसकी आखिरी निशानी आज उससे छिन रही थी। तभी अचानक गांव की धूल भरी कच्ची सड़क पर एक साथ कई गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। दो पुलिस की जीप और उनके बीच नीली बत्ती लगी एक सफेद रंग की सरकारी गाड़ी चौपाल के पास आकर रुकी। गाड़ियों का काफिला देखकर पूरा गांव सहम गया। पुलिस वाले तुरंत गाड़ियों से उतरे। सफेद गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद प्रभावशाली और तेज तर्रार महिला अफसर बाहर निकली। उसके साथ कई पुलिसकर्मी और सरकारी अधिकारी थे। पूरा गांव उस अफसर को देखकर हैरान रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि उस जिले की नई जिलाधिकारी यानी डीएम साहिबा थीं। और वो डीएम साहिबा कोई और नहीं बल्कि कैलाश की पूर्व पत्नी मीरा थी। मीरा अब वो डरी सहमी गांव की लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा रुतबा और गुस्सा था। उसने अपनी आंखों पर लगा चश्मा उतारा और भीड़ को चीरते हुए सीधा सेठ धनीराम के पास पहुंची। धनीराम के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो हकलाते हुए बोला, मैडम, जी मैडम, आप यहाँ? मीरा ने कड़क आवाज में कहा, कितना कर्ज है इस आदमी का तुम पर? एक एक पाई का हिसाब बताओ। धनीराम डर के मारे कांपने लगा। 20 लाख रुपए मैडम जी। मीरा ने अपने सेक्रेटरी को इशारा किया। सेक्रेटरी ने एक ब्रीफकेस खोलकर 20 लाख रुपए नकद धनीराम के मुंह पर मारते हुए कहा, ये लो अपने 20 लाख रुपए, और आज के बाद अगर इस घर की तरफ आंख भी उठाई तो तुम्हें उसी जेल में सड़ाऊंगी जहां से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। धनीराम पैसे समेटकर दुम दबाकर वहां से भाग गया। अब मीरा धीरे धीरे चलते हुए उस धूल में सने खांसते हुए कैलाश के पास पहुंची। कैलाश ने सिर उठाकर मीरा को देखा तो वो फटी फटी आंखों से बस उसे ही देखता रह गया। मीरा की आंखों में नफरत और दर्द का समंदर उमड़ रहा था। उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या देख रहे हो कैलाश? आज भी मुझे अपनी औकात याद दिलाना चाहते हो? याद है 7 साल पहले तुमने मुझे धक्के मारकर इस घर से निकाला था? कहा था कि मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। आज देखो, मैं इस जिले की मालकिन हूं और तुम इस मिट्टी में रुल रहे हो। मैंने 7 साल इसी दिन का इंतजार किया था। मैं चाहती तो तुम्हें इस सड़क पर सड़ने देती, लेकिन मैं तुम्हारी तरह एहसान फरामोश नहीं हूं। तुमने मेरी शुरुआती पढ़ाई का जो खर्च उठाया था, आज मैंने वो 20 लाख रुपए देकर तुम्हारा वो कर्ज उतार दिया है। आज से तुम्हारा और मेरा कोई हिसाब बाकी नहीं है। कैलाश चुप रहा। उसने अपनी फटी हुई कमीज से अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की तरफ मुड़ गया। तभी भीड़ को चीरते हुए गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान मास्टर हरिशंकर जी आगे आए। उनके हाथों में एक पुराना लोहे का जंग लगा हुआ संदूक था। वे गुस्से में कांप रहे थे। रुक जाओ मीरा बिटिया। मास्टर जी की गरजती हुई आवाज ने सबको चौंका दिया। वे मीरा के सामने आकर खड़े हो गए और बोले, तुमने बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, तुम जिले की कलेक्टर बन गई, लेकिन अफसोस तुम एक इंसान का दिल नहीं पढ़ पाई। तुम कह रही हो कि तुमने इस गद्दार का कर्ज चुका दिया? अरे पगली, इस आदमी ने तुम पर जो कर्ज चढ़ाया है उसे चुकाने के लिए तुम्हें 100 जन्म लेने पड़ेंगे। मीरा हैरान रह गई। आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? इस आदमी ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाला था। इसने मुझसे तलाक लिया था। मास्टर हरिशंकर जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने वो पुराना संदूक खोला और उसमें से कुछ पुराने फटे हुए कागज और अस्पताल की पर्चियां निकालकर मीरा के हाथों में रख दी। ये कागज पढ़ो बिटिया। 7 साल पहले जब तुम दिल्ली गई थी तो इस जालिम सेठ धनीराम ने कैलाश को धमकी दी थी। धनीराम ने कहा था कि अगर कैलाश ने कर्ज नहीं चुकाया तो वो तुम्हारी पढ़ाई रुकवा देगा। वो दिल्ली जाकर पुलिस में तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाएगा। जब तुम आईएएस का इंटरव्यू दे रही होती तो पुलिस वेरिफिकेशन में तुम फेल हो जाती। तुम्हारा करियर, तुम्हारा सपना, सब कुछ खत्म हो जाता। मीरा के हाथ कांपने लगे। वो उन कागजों को देख रही थी जिन पर धनीराम के धमकी भरे नोटिस थे। मास्टर जी रोते हुए आगे बोले, इस पागल आदमी ने तुम्हारे उस सपने को बचाने के लिए खुद को तुम्हारी नजरों में गिरा लिया। इसने तुमसे जानबूझकर तलाक लिया
ताकि कानूनी तौर पर तुम्हारा और इसका कोई रिश्ता न रहे और धनीराम चाहकर भी तुम्हारी नौकरी या तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल न दे सके। ये चाहता था कि तुम इससे नफरत करो ताकि तुम पीछे मुड़कर न देखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा सको। मास्टर जी ने संदूक से एक और डायरी निकाली। तुम सोचती हो कि इसने तुम्हें घर से निकाला? अरे पगली, जब तुम दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थीं, तो तुम्हारे बैंक खाते में जो पैसे हर महीने आते थे, वो कोई सरकारी वजीफा नहीं था। वो इस कैलाश के खून और पसीने की कमाई थी। इसने ईंट भट्ठे पर दिन रात तपती आग के सामने काम किया, अपना पेट काट कर तुम्हें पैसे भेजे। और उस ईंट के भट्ठे के धुएं ने आज इसके फेफड़े पूरी तरह खराब कर दिए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अब ये कुछ ही महीनों का मेहमान है। यह सुनते ही मीरा के हाथों से वो सारे कागज छूटकर जमीन पर गिर पड़े, जैसे आसमान फट पड़ा हो और पूरी धरती डोल गई हो। मीरा के कानों में एक सन्नाटा छा गया। वो आदमी जिससे उसने 7 साल तक बेइंतहा नफरत की, जिसे वो सबसे बड़ा विलेन समझती रही, वो तो साक्षात देवता था। उसने अपनी पत्नी के सपनों के लिए अपना वर्तमान, अपना भविष्य, अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी सब कुछ दांव पर लगा दिया था। गांव के वो लोग जो अब तक कैलाश को ताने मारते थे, उनके सिर शर्म से झुक गए। पूरी चौपाल पर सन्नाटा था, जिसमें सिर्फ लोगों के सुबकने की आवाजें आ रही थीं। मीरा दौड़कर गई और कैलाश के पैरों में गिर पड़ी। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। कैलाश, मुझे माफ कर दो कैलाश, मैं कितनी अंधी हो गई थी। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और मैं अपने अहंकार में अंधी होकर तुम्हें कोसती रही। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो कैलाश। तुमने मुझे बिना बताए इतनी बड़ी सजा क्यों दी? मुझे नहीं चाहिए ये रुतबा, मुझे नहीं चाहिए ये नीली बत्ती वाली गाड़ी, मुझे सिर्फ तुम चाहिए कैलाश। कैलाश ने अपने कांपते हुए हाथों से मीरा को उठाया। उसकी आंखों में आज भी वही पुराना वाला प्यार था। उसने खांसते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, रो क्यों रही है पगली? मेरी तो जिंदगी वैसे ही कुछ दिनों की थी, लेकिन तेरी जिंदगी से लाखों लोगों का भला होगा। जब मैं अखबार में तेरी तस्वीर देखता था, तो मुझे मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाती थी। तूने मेरा सपना पूरा कर दिया मीरा, बस अब मुझे शांति से मरने दे। मीरा ने कैलाश को कसकर गले लगा लिया। नहीं कैलाश, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मीरा ने तुरंत अपनी गाड़ी मंगवाई और कैलाश को सम्मान के साथ उसमें बिठाकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गई। दोस्तों, इस घटना के बाद रतनपुर गांव का हर एक इंसान रोया था। उन्होंने उस दिन समझा था कि असल मर्द वो नहीं होता जो अपनी पत्नी पर रौब जमाए, बल्कि असली मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए खुद जमीन की धूल बन जाए। कैलाश का इलाज कई महीनों तक चला। मीरा ने दिन रात उसकी सेवा की और अपनी जान लगा दी। ऊपर वाले ने भी शायद उस सच्चे प्यार की पुकार सुन ली थी। धीरे धीरे कैलाश की सेहत में सुधार होने लगा। आज कैलाश और मीरा दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। मीरा जिले की कमान संभालती है और कैलाश उस जिले के सबसे बड़े अनाथालय का काम देखता है, जहां वो सैकड़ों और मीरा के सपनों को उड़ान दे रहा है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को नम किया है और आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और याद रखें, किसी भी इंसान को उसके बाहरी हालात देखकर जज मत कीजिए, क्योंकि हर खामोशी के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो हमारी सोच से बहुत परे होती है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। वर्मा कहानियां।